आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। ध्यान दो इधर, टॉपिक का नाम क्या बेटा? बार मैग्नेट इज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। इसके अंदर समझना है क्या, देखो बड़ा सिंपल टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि जो बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न था, ध्यान दो इधर बोर्ड पे, जो बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न था और जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न था, वो दोनों क्या थे बेटा? सिमिलर। वो दोनों पैटर्न कैसे थे बेटा? सिमिलर। आगे पीछे तो नहीं थे, दोनों एक जैसे ही थे। कैसे? जैसे ये किसका है? बार मैग्नेट, ये है करंट कैरिंग सोलिनॉइड का। अगर यहीं पे मैं अगर बनाऊं बार मैग्नेट का, तो बार मैग्नेट का भी कैसा बनेगा आपका? ये अगर साउथ है, ये नॉर्थ है, तो कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो एक तरीके से ये बोल सकता हूं कि जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है और जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, वो दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? सेम। यानी ये क्या कहा जा सकता है कि जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है वो कैसा बिहेव करता है? एज अ बार मैग्नेट। कैसा बिहेव करता है? एज अ बार मैग्नेट। अब देखो, इसको बार मैग्नेट को प्रूव करने के लिए हमारे पास ना पिछले साल तक एक डेरिवेशन हुआ करती थी, जिस डेरिवेशन को हम यूज़ करते थे और उसको हम फाइंड करते थे। लेकिन इस साल हुआ क्या कि वो सिलेबस से डिलीट हो गया। डिलीट होने का मतलब क्या है कि ये मैंने पूरा तो करवा दिया है कि यहाँ पे देखो मैंने क्या बना रखा है आपको, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। क्या है बेटा? करंट कैरिंग सोलिनॉइड। बस समझ लो, डेरिवेशन आपके सिलेबस से क्या हो चुकी है? डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। ठीक है, करंट जैसे इसके अंदर पास होगा उसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगे? इसके पोल बनेंगे। अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, क्योंकि इधर से पॉइंट पी है, तो इधर से अगर देखूंगा तो इसको मैंने, ये क्या बनेगा आपका? नॉर्थ पोल मान लिया। जब ये नॉर्थ पोल मान लिया तो इसका जो पिछले वाला पोल होगा वो कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या, बड़ा इजी सवाल है कि हमने एक सोलिनॉइड लिया है, उसके द्वारा हम एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। सोलिनॉइड लिया है, उसके कारण एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो देखो, जब करंट कैरिंग सोलिनॉइड है ना, उसके एक्सियल पॉइंट पे हमने जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो उसकी वैल्यू भी पता है कितनी आई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब। और अगर तुम लोग नोटिस करो कि जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, किसके कारण बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट पे कितना था बताना? एट एक्सियल पॉइंट कितना था? तो आप बोलोगे सर एक्सियल पॉइंट पे जब हमने निकाला था बी एक्सियल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी अपने पास? तो आप बोलोगे सर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में कितना आया था बेटा? आर क्यूब। ये किसके लिए निकाला था हमने? बार मैग्नेट के कारण। किसके कारण निकाला था बेटा? बार मैग्नेट। नमस्कार सर, किसके कारण निकाला था बेटा हमने? बार मैग्नेट। यहाँ तक की बात समझ में? लेकिन सेम टू सेम बेटा हमने देखा, जब इसको हमने निकाला किसके लिए बेटा? मैग्नेटिक फील्ड at the axis of current carrying solenoid, at the axis of current carrying solenoid। इसकी वैल्यू पता है कितनी आई? इसकी वैल्यू भी कितनी आई? तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई सॉल्व करके, जब हमने सोलिनॉइड का निकाला कहाँ पे? इसके भी एक्सियल पॉइंट पे या एक्सिस पे, तो किसकी वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में क्या हो गया? आर क्यूब। तो देखो, पहले तो हम थ्योरेटिकली बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न के बेस पे बोल रहे थे कि जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है वो कैसा बिहेव करता है? एज अ बार मैग्नेट। लेकिन जब हमने इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, क्या किया बेटा? मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथ के द्वारा हमने सॉल्व किया, तो हमने देखा कि बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड तो ये पता है, पिछली क्लास में हमने सॉल्व किया। फिर हमने क्या किया? हमने सोलिनॉइड के लिए भी सॉल्व किया, और जब सोलिनॉइड के एक्सिस पे निकाला हमने तो उसकी वैल्यू भी कितनी है आपके पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो कैसा वर्क करता है? एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। सो वी कैन से दैट, क्या? सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं? बार मैग्नेट, बार या फिर करंट कैरिंग सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड behave as an behave as a बार मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? बार में। बस छोटू सा ये टॉपिक था। ठीक है, आपके सिलेबस से डिलीट हो गया डेरिवेशन, मैं पहले बता रहा हूँ। करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस से डिलीट हो गया। ये समझ में आया क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक की बात है? ठीक है, ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक आता है
ये रहा इसका पूरा प्रूफ है जो पिछली क्लास में मैंने यहाँ नहीं दूसरे वाले सेंटर पे करवा दिया था, ठीक है, लेकिन डिलीट हो चुका है तो करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि ये सिलेबस में नहीं है, बस प्रूफ करने के लिए। वैसे मैं अच्छा किया मैंने बना लिया, क्योंकि मैंने पूरा मैथमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व किया और इसके एक्सेस पे निकालो तो देखो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, μ0/4 पाई 2m अपॉन में r3। और बार मैग्नेट के द्वारा भी कितना आ रहा था, μ0/4 पाई 2m अपॉन में r3। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, सेम है ना, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। चलो तो ये डेरिवेशन नहीं करना है, पहले कट लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाकी हमने क्वेश्चन किए हैं, अब आते हैं जो अगला टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। ये चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक जो था पिछले जहाँ सोलनॉइड तक किया वो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। एक फर्स्ट पार्ट के अंदर एक और चीज़ है जो आप लोगों को जानना चाहिए, और वो टॉपिक है आपका, मैं यहीं पढ़ा देता हूँ। उस टॉपिक का नाम है गॉस लॉ, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बड़े ध्यान समझना, छोटू सा लॉ है। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गॉसेस लॉ का क्या था रूल, याद आ रहा है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देते हैं, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबको पता है, भूल गए हो? तो आप बोलोगे सर पता है हमको, कितना होता था? तो आप बोलोगे सर E डॉट डी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल था, Q एनक्लोज्ड, है ना, या फिर Q टोटल या नेट, Q नेट अपॉन में कितना था, एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही था। तो दिक्कत यहाँ तक की बात हो, यहाँ क्या होना चाहिए? अगर मैं इसी को फॉर डाइपोल के लिए निकालूं तो, किसके लिए, फॉर डाइपोल निकाल सकता हूँ। फॉर डाइपोल के लिए फ्लक्स की वैल्यू निकालूं, फॉर डाइपोल के लिए फ्लक्स की वैल्यू निकालूंगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपको तो पता है, E डॉट डी एस, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस Q माइनस Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, हाँ ना, बोलो ये समझ में आएगा? मैंने क्या किया, समझ में आया? डायपोल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस Q माइनस Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q नेट लिखूंगा ना, Q नेट क्या होगा बेटा, प्लस चार्ज, टोटल चार्ज है डायपोल के अंदर, कितना चार्ज होगा, प्लस Q और माइनस Q होता है टोटल चार्ज, उसको एप्सिलॉन नॉट से करूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि जो गॉस लॉ था डायपोल के लिए अगर मैं लिखूंगा तो उसके फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल आती है बेटा, 0 के इक्वल आती है। समझ में आया क्या? अगर मैं सिंगल चार्ज के लिए लिखूंगा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, Q नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो बड़ा बढ़िया लॉ है। अगर इसी को मैं मैग्नेटिज्म में अप्लाई करता हूँ, किसके अंदर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैं अप्लाई करूंगा तो क्या होगा बताओ? जब मैं मैग्नेटिज्म में अप्लाई करूंगा तो यही होगा, सेम टू सेम फ्लक्स, ये फ्लक्स किसके इक्वल होगा, 5V। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बस। E का काम कौन करता है यहाँ पे, B। A का काम यहाँ भी कौन करेगा आपका, A करेगा, या S लिख लो, कंफ्यूज मत हो, DA लिखो या DS लिखो, बात एक ही है, ठीक है, पता है ना, सरफेस एरिया ही था वो, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, B डॉट DA, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब इसको मैं लिखूंगा तो देखो, पहली बात तो जो मैग्नेटिज्म होता है ना बेटा, उस मैग्नेटिज्म के अंदर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एक होगा आपका M, दूसरा भी क्या होगा आपका M। होगा कि होगा, होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ, होगा, बिल्कुल होगा। ये तो क्या सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? आप बोलोगे सर यस, सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट। क्या सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता है? तो आप बोलोगे सर नहीं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये किसका काम करेगा, प्लस Q का, ये किसका काम करेगा, माइनस Q का। तो जब मैं इसका नेट फ्लक्स निकालूंगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, M नेट अपन में किसके इक्वल करना पड़ेगा, म्यू नॉट। ये समझ में आया क्या मैंने क्या लिखा, M नेट अपन में क्या करना पड़ेगा, म्यू नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि चार्ज का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ, और एप्सिलॉन का काम कौन करेगा यहाँ पे, म्यू नॉट। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जब मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू हमेशा मेरे पास कितनी आएगी, 0। तो यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, B डॉट DA की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0। किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, 0।
आपने समझा ये जीरो क्यों आया? क्योंकि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा, एक का प्लस मैग्नेटिक फील्ड होगा और दूसरे का माइनस होगा, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा किसी भी बार मैग्नेट के द्वारा वो हमेशा कितना बनेगा आपका, जीरो। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब एक कंक्लूजन है। क्या इसका जो कंक्लूजन है ये है, अगर ये वैल्यू हमेशा ही जीरो रहेगी, ये पता चल गया ना, ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल रहेगी, आपका जीरो का रहेगी। इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर के अंदर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यही कहलाता है आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्योंकि जो नेट फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ऐसा नहीं होता ना, एक ही बार मैग्नेट का निकालोगे तो इक्वल अपोजिट होगा ना बेटा, ऐसा तो नहीं है नॉर्थ के पास ज़्यादा हो जाएगा और साउथ के पास कम हो जाएगा। दो डिफरेंट मैग्नेट लोगे तो एक का नॉर्थ अलग होगा और दूसरे का साउथ अलग होगा, लेकिन एक मैग्नेट के ऊपर उसका पोल स्ट्रेंथ तो हम ये मान के चलेंगे कि सेम ही होगा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस वहाँ से निकलेंगी उतनी फील्ड लाइंस वहाँ एंटर भी तो कर रही है। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक की बात हमें? तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोलता है पता है क्या है? इसी को स्टेटमेंट लिखे तो क्या बोलेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है, अगर लिखना चाहे तो इसका स्टेटमेंट बनेगा बेटा कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कितना, इज ऑलवेज, ठीक है यहाँ तक की बात है, लिख लोगे ना आराम से, वहाँ नहीं होगा बार मैग्नेट के लिए, वैसे सबके लिए वैलिड हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि बार मैग्नेट जो है ना इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड है, तो वहाँ भी जीरो होगा, कोई भी, हाँ कोई सा भी शेप हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान के चलेंगे बेटा। सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, यूनिफॉर्म बनेगी ना। तुम एक्सेप्शन वाले केस क्यों बोल रहे हो, हम एक नॉर्मल केस बोल रहे हैं। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो उसके कारण उसके प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसको मैग्नेटिक फील्ड से लेना ही देना ही नहीं है, इसको तो पोल से लेना है ना। क्या इसको मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना है, नहीं, उसको किससे लेना है, पोल से लेना है। बस समझ में आई क्या, किससे, मैग्नेटिक पोल से, ठीक है यहाँ तक की बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक की बात है। तो ये हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं जो लास्ट टॉपिक है आपका, सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज आपका है, हाँ ये स्टार्ट करते हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। अब आते हैं भैया कि मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स होता है क्या है। पहली बात तो ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, थ्योरेटिकल है ये पूरा चैप्टर, थ्योरेटिकल है, ठीक है, यहाँ से थ्योरेटिकल है। जब हम मटेरियल के अंदर बात करते हैं ना मैग्नेटिज्म की, तो वो कैसे होता है इसको बड़े ध्यान से समझना। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ऑब्बो रूल्स, ये सारे के सारे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी चीज़ें वही तो थी, ये मटेरियल की तो चीज़ें है, मैग्नेटिक ही तो था, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ी होंगी आप लोगों ने केमिस्ट्री में, तो सारी चीज़ें यहीं से थी जुड़ी हुई। अब इसकी मीनिंग को समझना स्टार्ट करो। देखो बेटा, टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, यानी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिज्म मटेरियल के अंदर कहाँ से है, इसका सिंपल सा एक रीजन बता रहा हूँ बस, रीजन इसके बहुत सारे हैं, बेसिक समझो। बट एक चीज़ तुम्हें पता है, इसका क्वेश्चन भी शायद करवाना, मैं करवाऊंगा इसका, रुक जाना अभी। ये तो आपके पास प्लस और इसके चारों तरफ माइनस इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक एटम के अंदर उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के कौन चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो क्या बनाएगा, ये करंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। जब करंट बनेगा तो ये जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करेगा तो इसका कुछ रेडियस भी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ ये एरिया को भी क्या करेगा, कवर करेगा।
तो जब किसी एरिया के थ्रू और उसके थ्रू करंट बने तो उसी से एक कॉन्सेप्ट बनता है, और इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, याद आ रहा है, आई इंटू में ए, करंट फ्लो होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल भी बनता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इसके अंदर करंट कितना बनेगा। तो करंट बनाने का सिंपल सा तरीका है, ई अपॉन में क्या आ जाएगा, टी, जहाँ पे टी क्या होगा, टाइम पीरियड। अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसी को अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, e, और पूरा डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर अपॉन में v। ये समझ में आएगा टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जब इसी को सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, e इंटू में v का मतलब वेलोसिटी अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर। 2 पाई आर समझ रहे हो ना, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका रेडियस। समझ में आया, करंट बन गया, बन गया करंट। जब करंट बन गया तो अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे बताना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस करंट के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, पहला पार्ट। इसके कारण सेंटर पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो जब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आ जाएगा, 2r। समझ में आया, कोई भी सर्कुलर पाथ हो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो म्यू नॉट आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इसके म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। करंट भी बन गया। अब जब करंट बन चुका है, मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो बन जाएगा। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो करंट आपका निकला है ये किसी ना किसी एरिया से पास हो रहा है, सर्कुलर एरिया से, तो आई को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल गया आपका, मैग्नेटिक। और जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट आ गया वहां पे क्या आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ही तो लेके आएगा कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट की नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब बनवाता कौन है, ये मैग्नेटिक मोमेंट ही तो बनवाता है। तो देखा यहाँ से तीन चीजें, ये 2019 की कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से न्यूमेरिकल आया हुआ है, डिक्टो इसी कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है। आप बोलोगे सर ये कहाँ पे कहा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके कारण करंट कितना बनेगा, ईवी अपन में 2 पाई आर, समझ में आया क्या। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपन में 2r, और उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, तो आई इंटू में आई की वैल्यू तो आपको पता है, ए की वैल्यू लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर। हाँ ना बोलो, ये समझ में आया क्या कहानी। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो देखो मैग्नेट के अंदर जो आपका किसी भी मटेरियल के अंदर जो एटम था, तो एटम कैसे बिहेव करता है, एक तरीके से कैसे बिहेव कर रहा है, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता है किसके कारण आती है, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके कारण बेटा, रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना बेटा, तो उसके कारण क्या आ जाती है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात है, क्लियर है, कोई डाउट है क्या। हाँ भाई, ये क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ, ये आ गया कि डाउट है। आई तेरी मर्जी है, कर ना कर, यहाँ से कैलकुलेट करके आई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना भाई, इतना क्यों खिचड़ी पका रहा है, ये तो खुद से कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आया क्या, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने थे ना यहाँ पे। चलिए, कोई दिक्कत है तक की बातों में। अबे तीनों पार्ट 3 मार्क्स के हैं, पहला पार्ट 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बता दिया मैंने, ये तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन में करवाया हुआ है, 2008 और 2019 कंपार्टमेंट 2 बार आ चुका है, ठीक है, आया हुआ है, ठीक है। आ जाओ बेटा, अब आ जाओ अगले टॉपिक, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, वहां पे क्या पढ़ा था आप लोगों ने, परमिटिविटी। क्या पढ़ा था, परमिटिविटी। यहाँ पे क्या पढ़ोगे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यहाँ पे क्या आता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा, म्यू से। अगर इसी को मैं एयर के लिए लूँ, किसके लिए लूँ बेटा, अगर एयर के लिए कैलकुलेट करूँ, किसके लिए, एयर के लिए, फॉर एयर के लिए, तो इसकी वैल्यू को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, याद है ना, म्यू नॉट से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू नॉट से, ठीक है। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता क्या है, ध्यान समझना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता क्या है, बड़े ध्यान समझना कॉन्सेप्ट को। देखो, आप एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हो, आप एक मटेरियल को कहाँ डाल रहे हो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कितने अमाउंट में, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनेट्रेट। समझ में आया क्या, कैन पेनेट्रेट इनटू मैग्नेटिक
मटेरियल, किसी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्या किया जा सकता है बेटा, पेनिट्रेट किया जा सकता है। परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या है, वो मटेरियल कितना अलाउ कर सकता है, कितना अलाउ कर सकता है, वही तो होता है भाई परमिएबल। परमिएबल क्या होता है, अलाउ करना एक तरीके से, ठीक है। तो सेम टू सेम द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट इनटू अ मैग्नेटिक मटेरियल, कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर रहा है, एंटर कर रहा है, घुस रहा है उसके अंदर, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। अब इसके लिए कुछ सिंबल होंगे, इनको याद करना है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको बड़े ध्यान समझना। कहानी क्या है, देखो इधर एक कहानी है कि ये आपके पास जब भी मैं बी नोट से रिप्रेजेंट करूं, सिंबल को यूज करना है। देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, जब भी आपको बी नोट से रिप्रेजेंट करता हुआ कुछ दिखाई दे, किससे रिप्रेजेंट करता हुआ बेटा, बी नोट से रिप्रेजेंट करता हुआ कुछ भी आपको दिखाई दे, तो इसको बड़े ध्यान समझना। जब भी बी नोट से रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं बेटा, आपका बी नोट जो होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड समझते हो, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इधर देखो बोर्ड पे ध्यान से, कहानी क्या है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया एक मैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या है बेटा, एक मैग्नेटिक मटेरियल। क्या है बेटा, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ तक की बात समझ। जब इस मैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर मैं डालूंगा, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा भाई। किसी के एक्सटर्नल फील्ड में आप एक मटेरियल को रखोगे, तो ये क्या होगा कि सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके अंदर, इंड्यूस होगा। क्या होगा इसके अंदर, इंड्यूस हो सकता है। कैसे बोलोगे आप, देखो इधर पे थोड़ा एटॉमिक लेवल पे इसको कॉन्सेप्ट समझो। देखो इधर, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी जो मटेरियल होते हैं ना, उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है। इधर एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, इसको बड़े ध्यान से समझो। पूरा ही जाएगा क्या, चलो छोड़ो। क्या हो गया इसको, चलो इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। हाँ भाई इधर देखो कहानी क्या, देखो ये एक मटेरियल है, उस मटेरियल को विदाउट मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन कैसे होंगे, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोलते हैं बेटा डोमेन। क्या कॉन्सेप्ट आता है बेटा, डोमेन। ये सारे नए कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए। डोमेन क्या होता है कि इनके जो डाइपोल है ना, ये जो एरो बन रहा है, इसको बोलते हैं डाइपोल। तो भैया शुरुआत में क्या होगा, जब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो शुरुआत में क्या होगा कि ये इधर को घुमा हुआ होगा, ये इधर को, कहने का मतलब है इनके डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होगी, ये रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर क्या होंगे, इनके डाइपोल बिखरे होंगे, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है। तो नॉर्मली कोई मटेरियल जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी ना शो करता है, या कर देता है, कोई नहीं करता है, नहीं करता ना। तो क्यों नहीं करता पता है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है ना मैग्नेटिक मोमेंट की, वो क्या होती है बेटा, रैंडम होती है, कोई इधर है कोई इधर है, ये सारे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है शुरुआत में, उसे क्या हो कि उसका क्या होता है बेटा, जीरो होता है। इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक मोमेंट के एरो बना है ना, इनका एक नाम दिया जाता है बेटा, इनको बोलते हैं बेटा डोमेन। एक रीजन के अंदर कोई भी अलाइनमेंट हो ना जिस तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट का, उसका एक नाम पड़ता है बेटा, उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं उसको, डोमेन। तो ये रहा इसका डोमेन, ये समझ में आया क्या, ये डोमेन है इसका। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि इसको मैंने रख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ रख दिया बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, बी नॉट से। जैसे मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो इसके डाइपोल क्या होंगे, इसके डाइपोल क्या होंगे, एक डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे। सबके सब तो नहीं होंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। जब अलाइन हो जाएंगे तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, इंड्यूस। तभी तो इंड्यूस हुई है, तभी तो एक ही डायरेक्शन में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड था उधर कोई क्या हो गए, मुड़ गए सारे के सारे। तो ये हुआ क्या, इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट में भले ही 10 ही हुआ हो, तो लेकिन ये क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो इस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, बी नेट। इस मैग्नेटिक मटेरियल में लिखूंगा तो उसको पता किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, बी नेट को, उसको रिप्रेजेंट करूंगा सिंपल बी से। उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, सिंपल बी से। और ये क्या होगा बेटा, आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। बी नोट का मतलब क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। इस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, बी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं उसको, बी से। यहाँ तक की बात क्लियर हुई क्या। बी नोट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। उसके अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लगा, तो सारे के सारे क्या हो गए, डाइपोल, थोड़े सारे के नहीं, थोड़े बहुत भी हो गए होंगे, तो उसके डायरेक्शन में आ गए। इनको हमने क्या नाम किया, हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड।
तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस मटेरियल के अंदर, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा? बी से। किससे करूंगा बेटा? बी से। ये बी क्या होगा? कुछ इसके मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट और कुछ इनके अंदर का इफेक्ट, इन दोनों का क्या होगा? ये सम होगा। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो सबसे पहला जो टर्म इसके अंदर आता है उस टर्म को बोलते हैं बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी। याद आ रहा है? वहां पे क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे टर्म क्या आएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी। यहाँ तक की कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? पूरा का पूरा कैसे बन रहा है? ठीक है, ये सब कुछ मैंने लिख दिया है डायग्राम में। ठीक है, तो एक बार देख लेना आप। ठीक है, अच्छा ये ओवरलैप कर गया। ठीक है, चलो यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलो अब आते हैं भैया जो अगला टर्म है। अगला टर्म क्या आपका? रिलेटिव परमिएबिलिटी। वहां पे क्या था? याद करो, बस कॉपी पेस्ट मार रहे हैं हम। वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी था। क्या होता था उसको याद आ रहा है कुछ? रिलेटिव परमिटिविटी को उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? ई आर से। यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा क्या? जैसे वहां पे होता था, क्या होता था? किसका रेशियो होता था? एफ अपॉन में एफ नॉट या फिर ई अपॉन में ई नॉट। यही था। यहाँ भी तो सेम ही होगा, प्रोसेस तो सेम ही है सब चीज। तो ये होता है क्या बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ परमिएट, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परमिएट बाय द मटेरियल टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। कितना मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल ने क्या किया है? परमिएट किया है टू द रेशियो ऑफ अप्लाइड। कितना आपने अप्लाइड किया है? तो जो हमने अप्लाइड किया उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? बी नोट्स। और उसके अंदर कितना परमिएट हुआ है, परमिएबल हुआ है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बी से। क्योंकि ये क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल लिखा हुआ ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? बी नोट। ये कोई दिक्कत यहाँ तक की बात है? बी अपॉन में क्या हो जाएगा? बी नोट। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा, आपका याद रखना है कि अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? आप म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक की बात में? थ्योरेटिकल है, इसमें लिखवा इसलिए नहीं रहा मैं। ठीक है, सारी कुछ लिखी हुई है। तो इसका रेशियो निकालते हैं, देखो इधर। तो इसका रेशियो निकालते हैं, तो म्यू आर का रेशियो क्या हो जाएगा? बी अपॉन में बी नॉट। अच्छा, बी की वैल्यू निकाल सकते हो आप किसी मटेरियल के अंदर, तो वो कैसे निकालोगे? म्यू अपॉन में 4 पाई, क्या जाएगा? m1 m2 अपन में आर स्क्वायर। और इसके लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपन 4 पाई m1 m2 अपन में आर स्क्वायर। सारे टर्म कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास? म्यू अपॉन में कितना बच जाएगा आपके पास? म्यू नॉट। तो आपके पास ये फॉर्मूला देखो सेम टू सेम मिल गया। ई आर किसके इक्वल आता था? ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू अपॉन में म्यू नॉट। यानी म्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? म्यू अपॉन में म्यू नॉट। यहाँ तक की बात समझ में? और जब ये सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है तो इसकी कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होगा। कोई दिक्कत क्या? यहाँ तक की बात? आगे बढ़े। ये क्लियर हो गया पूरा टर्म। रिलेटिव परमिएबिलिटी समझ में आई क्या होती है? ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिन्होंने पहला चैप्टर पढ़ रखा होगा उनको जस्ट रिवीजन टाइप है ये। ठीक है, अगला टर्म आता है बेटा मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और दूसरा टर्म क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये नाम को ध्यान रखना। यहाँ मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, यहाँ नाम देखो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। दोनों सेम नहीं होते, इसलिए बोला मैंने नाम का ध्यान रखना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या बेटा? दूसरा। पहला टॉपिक क्लियर है, अब दूसरा टॉपिक बेटा। दूसरा टॉपिक है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, क्या हर एक मैग्नेट की ताकत अलग अलग होती है? अलग अलग होती है? क्या एक ही होती है? अलग अलग होती है। हर एक सोलेनॉइड की ताकत भी अलग अलग होगी। जिस अमाउंट में करंट जाएगा उसके हिसाब से क्या बनाएगा? वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये टर्म बड़े कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना पहले कॉन्सेप्ट को। जिस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या बनाएगा? वो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कम करंट भेजा तो कम मैग्नेटिक फील्ड, ज़्यादा करंट भेजा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। आप बोलोगे सर क्यों, कैसे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? मोनी म्यू नॉट एन आई। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा क्या बनेगा आपका? मैग्नेटिक। यही होता है ना कॉन्सेप्ट, समझ में आया? अब इधर देखो, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है क्या? ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है,
जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ कितना है, या वो फील्ड कितना मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है, उस मटेरियल के अंदर कितनी ताकत है किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दोबारा समझना, मान लो मैंने 100 बातें बोली, समझना, कोई मैंने 100 बातें बोली और कोई पर्सन बी है, मैं पर्सन है, कोई बी है, ठीक है, उसने मान लो उसने भी 100 बातें बोली, उसने जो वो 100 बातें बोली उसमें से तुम लोगों ने 50 चीज़ें कैप्चर करी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसने 100 भेजे लेकिन कैप्चर कितनी करी आप लोगों ने, 50 करी, तो उसकी अलग एबिलिटी है तुम लोगों को कंप्लीट करवाने की या चीज़ों को कैप्चर करवाने की। अब मान लो मैंने भी 100 भेजा लेकिन 100 में से आपको 80 चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो क्या फ़र्क पड़ा, उसकी कितनी चीज़ें कंप्लीट हुई थी 50, मेरी कितनी चीज़ें कंप्लीट हुई 80, किसके अंदर ज़्यादा ताकत है, 80 वाले के अंदर, क्योंकि 100 मैंने भी भेजा लेकिन उसमें से आप लोगों ने कितना एक्सेप्ट कर लिया 80, 100 इसने भी भेजा लेकिन इसने कितना एक्सेप्ट करवाया आप लोगों से 50। यही होता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड मैं भेजूं कि वो मटेरियल के अंदर क्या करवा दे, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्रिएट करवाए या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्रिएट करवाए, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बड़ा सिंपल टॉपिक है, क्या डेफिनेशन लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन है, ध्यान समझो इसका डेफिनेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक the ability of magnetic field, the ability of magnetic field to the magnetic of magnetic field to magnetize a material, ठीक है, किसकी एबिलिटी है बेटा, किसकी एबिलिटी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी है कि वो मटेरियल को कितना क्या कर पा रहा है बेटा, मैग्नेटाइज कर पा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्या बोलते हैं इसी को, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एच वेक्टर से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, एच वेक्टर से। इजी है, क्या बोला मैंने, कितनी एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड की कि वो मटेरियल को क्या कर सके, क्या करे, मैग्नेटाइज कर सके, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या फिर इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात हमें, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एच से। आओ इसको समझते हैं, देखो जैसे शुरुआत में तुम लोगों को मैंने बताया कि अभी इनका इधर उधर होंगे, जैसे इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इनको मैग्नेटाइज करना स्टार्ट कर देगा, और मैग्नेटाइज करके कितना कर पाता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या फिर इसी क्या बोलते, सॉरी इसी क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसे क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसको हमें एक स्पेशल केस करना पड़ता है, किसके लिए बेटा, फोर सोलेनॉइड के लिए, किसके लिए बेटा, फोर सोलेनॉइड। अच्छा देखो सोलेनॉइड के लिए क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के लिए अगर मैं निकालूं तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसके इक्वल होगी, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, किसके लिए, फॉर अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होगा इसको समझना, यानी कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि किसी मटेरियल को क्या कर सके, मैग्नेटाइज कर सके। तो इसके लिए देखो सिंपल सा फॉर्मूला आता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इनसाइड द सोलेनॉइड, ये पता है आप लोगों को क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड पता है, भूल गए, याद है ना, क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में एन आई, कितना होता है म्यू नॉट इंटू में एन आई, अपॉन में नहीं, म्यू नॉट इंटू में एन आई। अच्छा ये बताओ म्यू नॉट तो क्या है बेटा, कांस्टेंट, म्यू नॉट क्या है बेटा, कांस्टेंट है, बोर्ड पे ध्यान देते रहो, म्यू नॉट क्या है बेटा, कांस्टेंट है, हाँ ना बोलो पहले, म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कोई सोलेनॉइड कितना बनाएगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो चीज़ों के ऊपर, किसके ऊपर, पहला डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एन के ऊपर, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, कितना करंट उससे पास हो रहा है, कितना करंट उससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है, क्योंकि म्यू नॉट तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, एयर के लिए बात करेंगे तो म्यू नॉट क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि सोलेनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है केवल दो फैक्टर के ऊपर, कौन सा, एन इंटू में आई। तो यही जो आपका एन इंटू में आई है
यही क्या बनाएगा एक तरीके से आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यही एन इंटू में आई, ये क्या बनाएगा आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यही तो करवाएगा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस। तो इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एच से, और एच की वैल्यू किसके इक्वल आती है आपका एन इंटू आई। एच की वैल्यू किसके इक्वल आती है आपका एन इंटू में आई। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात होगी। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया याद रखना, H इक्वल टू क्या होता है एन आई, इसी का नाम होता है H इक्वल टू एन आई, इसी का नाम क्या होता है बेटा आप लोगों को बता रखा ऑलरेडी, इसका नाम क्या है बेटा मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सिंपल सा लॉजिक क्या बताया मैंने, याद रखो, कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स। फोर्स कितना कर रहा है उसको मैग्नेटाइज होने के लिए, सिंपल से ये लॉजिक क्या था। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात है, प्योरली थ्योरेटिकल है। सो अपने पास एक रिलेशन बना, एक रिलेशन तो ये बन गया, दूसरा रिलेशन अपने पास एक और बन रहा है। दूसरा रिलेशन को देखो क्या है, बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट एन आई होता है, एन इंटू आई को मैं क्या लिख सकता हूँ अब एच। तो अपने पास क्या बन गया, बी इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नोट इंटू में एच, यानी म्यू नोट की अगर वैल्यू निकालूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास बी अपॉन एच। हाँ ना बोलो, क्लियर है। अब निकालना बेटा ऐसा यूनिट ऑफ किसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ऐसा यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड निकालने का मतलब क्या है, एच की वैल्यू निकालना है। तो एच की वैल्यू क्या होती है एन इंटू में आई। एन को क्या लिख सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये आई तो आई है, तो नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट तो नहीं होगी, तो किसकी यूनिट होगी, इसकी होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, यानी कि कितनी इसकी यूनिट क्या बन गया आपका एम्पियर मीटर। पेपर में बहुत सवाल पूछता है, याद रखना। और दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड समझ में आया क्या क्या कहानी बनी यहाँ पे, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स समझ में आया क्या है, उसके अंदर कितनी ताकत है किसी मटेरियल को क्या करने की बेटा मैग्नेटाइज करने की। परमिबिलिटी समझ में आ गया, कितना मटेरियल परमिएट करेगा अपने आप को मैग्नेटाइज होने के लिए, उसे क्या बोलते थे परमिएबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है, सारे टर्म्स को इसी तरीके से लिंक करके याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है यहाँ तक की बात है, आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक की बात है, ठीक है। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का नाम क्या देखो, इसीलिए मैंने बोला इसके टर्म को यूज रखना है, क्योंकि टर्म देखो कितने कंफ्यूजिंग है। वहाँ क्या नाम था मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसका नाम क्या है इंटेंसिटी ऑफ, कंफ्यूजन आ जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये भी वेक्टर ही होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, अब देखो आपने सोचा, मैंने तो तुमको नॉलेज कितना दिया था 100, आप लोगों ने एक्सेप्ट कितना किया 80, वही पुरानी वाली कहानी, ठीक है। तो 20 तो नॉलेज आप लोगों ने लिया नहीं, आप लोगों ने 20 जो बचा हुआ नॉलेज था, मैंने 100 नॉलेज दिया था, उसमें से 80 ले लिया आपने, 20 आप लोगों ने लिया नहीं। तो ये क्या है, 80 आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। आप लोगों ने इतना अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर मेरी बातों को इतना पेनिट्रेट करवा लिया, वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इसी सेम इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड पूरी दी, लेकिन आप लोगों ने 80 ली, उसी को जो 80 है ना, उसी को बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कितना मटेरियल अपने आप को मैग्नेटाइज कर सकता है, उसी को क्या बोल सकते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। डेफिनेशन लिखो क्या है, देखो इंस्टेंट डेफिनेशन क्या है इसके, देखो लिखना नहीं है, मैं ही लिख रहा हूँ भाई, ये होता क्या है क्या होता है, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल when a magnetic material is placed in a magnetizing field, in a magnetizing field, it gets magnetized, it gets magnetized। कितना कोई मटेरियल क्या होता है बेटा, कितना कोई मटेरियल क्या होता है मैग्नेटाइज होता है, कितना कोई मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, कितना कोई मटेरियल, या मटेरियल को यहाँ पे एक नाम दिया जाएगा, उसको बोलते हैं बेटा स्पेसिमन। कितना एक स्पेसिमन, स्पेसिमन का मतलब होता है मैग्नेटिक मटेरियल, कितना एक स्पेसिमन या मैग्नेटिक मटेरियल वो क्या होता है बेटा आपका मैग्नेटाइज हो सकता है एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में, उसे क्या बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इधर देखो अपने पास क्या फॉर्मूला बनेगा, इधर देखो सेम टू सेम कहानी है यहाँ पे, क्या है देखो इधर
बोर्ड पे। तो मटेरियल इस तरीके से रखा हुआ था अपना, आपका याद आ रहा है कुछ? जैसे इसको एक्सटर्नल फील्ड में लगाया तो हुआ क्या इसके अंदर, सब लोग नहीं, एक आध तो होता ही है ना, तो जो मोस्ट ऑफ द थे वो क्या हो जाएगा, सीधा चले गए, डेवलप हो कर लिया उन्होंने सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो डेवलप कर पा रहे हैं, ये कितना मैग्नेटिक फील्ड इसने डेवलप किया जब इसको एक मटेरियल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। किसी मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो कितना मैग्नेटाइज होता है, खुद को कितना मैग्नेटाइज कर रहा है, खुद को कितना मैग्नेटाइज कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सिंपल सी कहानी देखो, 3 टर्म पता है अभी तक। पहला वाला टर्म पता है कितना परमेट कर रहा है, दूसरा टर्म क्या है, कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, कितना कर सकता है, तीसरा क्या है कि खुद वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होना चाहता है। पहला वाला है, इससे जो पहला टर्म पढ़ा हमने, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वो कितना है, कितनी ताकत है उसको करने की। इसका क्या है, कितना ये कर सकता है, खुद से कितना कर सकता है एक मटेरियल, अपने अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो देखो एक मटेरियल है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, बी नोट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक मटेरियल के अंदर रखा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक स्पेसिमेन होगा, उस स्पेसिमेन का मतलब क्या, मैग्नेटिक मटेरियल, उसके अंदर कितना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप होगा इसके अंदर खुद से। तो आप अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो कितना होगा आपका, बी नोट प्लस में क्या आ जाएगा आपका, बी एम। बी एम का समझ गया, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कितना डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब देखो किसी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, ध्यान देना, किसी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, या किसी पीस ऑफ मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम बेटा, इसी क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है बेटा, ये दूसरी डेफिनेशन है, क्या होता है ये दूसरी डेफिनेशन है क्या, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये रहा, इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। पहला इस तरीके से था, जैसे मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, क्या हुआ, इसने कुछ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप किया, और जो डेवलप करेगा वो क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ डेवलप होगा, किसी न किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर, यही होगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा किसी न किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जो आई है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, आई इज इक्वल टू एम नोट अपॉन में वॉल्यूम, कितना बन गया, एम नोट अपॉन में वॉल्यूम। कोई दिक्कत है यहाँ तक की बात है? अगर इसी को अगर मैं लिखूँ करंट कैरिंग कॉइल के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या करंट कैरिंग सोलेनोइड के लिए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर करंट कैरिंग सोलेनोइड के लिए कितना होता है वैल्यू, एम इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात है? तो एम की वैल्यू लिख दिया आई अपॉन में, ये देखो ये कंफ्यूजन मत करना, ये आई वेक्टर है, हाँ ये क्या है बेटा, आई वेक्टर, इसलिए मैंने बोला इसको आई वेक्टर नाम से ध्यान है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन में ए, और वॉल्यूम को क्या लिख सकता है, एरिया इनटू में लेंथ। तो ए से ए क्या हो गया, कैंसल, तो अपने पास क्या बच गया, एरिया आई करंट अपॉन में लेंथ, और करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो ये आप लोगों को दिखा यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर मीटर, यहाँ भी इसकी यूनिट देखा था, क्या था, एम्पियर मीटर। और दोनों का जब रेशियो अगर पॉइंट बनाए इनको, तो क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ एच इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ। कोई दिक्कत, क्लियर है, तीनों टर्म क्लियर हुए बेसिक से, ठीक है। अब आते हैं चौथे टर्म पर, ठीक है, एक बार देख लो तीनों टर्म को, एक क्लास और लगाएंगे, 10 मिनट की क्लास और लगाएंगे दो। अब कहानी को समझो, कितना कर सकता है वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, कितना कर सकता है वो क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। फोर्स लगा के कितना कर सकते हो, समझ रहे हो ना, हाँ जैसे तुम लोगों को साइंस दिलवा दिया गया है फोर्सफुली, ठीक है। तो खत्म होने वाला है तुम्हारा तो टाइम, ठीक है। लेकिन तुम लोग कितनी ईमानदारी से पढ़ पा रहे हो, वो क्या हो गया एक तरीके से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये वो इनपुट और आउटपुट में क्या हो गया, तुमने कितना डेवलप किया। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसका नाम क्या है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
क्या नाम होता है इसका? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है ना? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है काई एम से। ये काई इस तरीके का सिंबल होता है, ये इसको काई बोलते हैं। क्या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा? हाँ, इसको काई एम बोलते हैं। इस तरीके से बना होता है ऐसे एक्स। अरे यार, एक्स जो है ना, ये एक्स एक्स नहीं है, ये कहीं सोच रहे हो एक्स ऐसा बनता है, ये एक्स नहीं है, ये इस तरीके का सिंबल है। हाँ, काई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? काई। ये काई पोचे नहीं, काई। हाँ, ठीक है, केवल काई है। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये काई ये वाला भी लिखा होता है, ये चाय नहीं बोलते इसको, काई बोलते हैं इसको। ठीक है, बोलने के तरीके है। चलो, हाँ, इधर देखो, इधर बोर्ड पे ससेप्टिबिलिटी क्या है? देखो इधर भाई, ससेप्टिबिलिटी क्या है? ससेप्टिबिलिटी है कि आपको दिया मैंने 100 फील्ड लाइंस, 100 नहीं 120 दे लेते हैं मान। आपने 120 में से 120 दिया मैंने आप लोगों को, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। आप लोगों ने कितना पास होने दिया? 100। तो नंबर कितने मिलेंगे? 100 आउट ऑफ 120। तो यही तो है ये भी, 100 आउट ऑफ 120। क्या हुआ? आपको फोर्स इतना दिया, आपको फोर्स इतना दिया, उस फोर्स में से आपने कितना डेवलप किया? आपको फोर्स इतना दिया मैंने, और उसमें से कितना आपने डेवलप किया, इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? काई एम। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नहीं आया समझ में? तो ये क्या होता है? सिंपली अगर लिखे तो ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ क्या? आई अपॉन में आई, आई एंड एच। आई और एच का जो रेशियो है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कितना सिंपल है। पहला टर्म 120 दिया, पूरे मार्क्स हैं आपके 20, 120 में से 120 लेने का। लेकिन आप क्या है? नहीं 120 नहीं लेंगे, ज़्यादा टॉपर नहीं बनना है अपने को। 120 में से कितने लेने हैं? 100। तो आपके मार्क्स कितने हो गए? 100 आउट ऑफ 120। इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब इतने आपने सस्टेन किया। कोई मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड को एक्वायर कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है? इधर देखो, इधर देखो, काईएम। काईएम का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? तो काईएम का फॉर्मूला आ गया आपके पास आई बाई एच। क्या आ गया बेटा? आई बाई एच। अच्छा ये देखो, ये आ गया आपके पास आई बाई एच। अच्छा ये तो तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले कि जो इसकी यूनिट होती है और वही जो इसकी यूनिट होती है, दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा? सेम होती है। इसीलिए क्वांटिटी बनेगी तो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा इससे। इससे आपको क्या मिलेगा? हमेशा एक कांस्टेंट नंबर, यहाँ लिखा हुआ। तो यहाँ से क्या मिलेगा? हमेशा कांस्टेंट वैल्यू। क्या मिलेगी? एक हमेशा कांस्टेंट वैल्यू, नंबर्स मिलेंगे। ये तो पता चला। ठीक है, दूसरी चीज, हैविंग नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होगा। तीसरी चीज, इट डिटरमाइन, ये तीसरा पॉइंट जरूरी है, इट डिटरमाइन हाउ इजीली, ये क्या डिटरमाइन करता है? कि हाउ इजीली अ स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज, अ स्पेसिमेन कैन बी मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड या फिर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर सकता है जब उसको कहाँ रखा जाए बेटा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड में या मैग्नेटाइजिंग फोर्स में। ठीक है, तो इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा? काईएम। देखो सिंपल सी कहानी है, ये वही बताया मैंने कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना स्ट्रेंथ है उसकी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। ये कितना डेवलप कर सकता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो आई बाई एच का जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं? काईएम। और इसी का क्या नाम है बेटा? रिलेटिव, इसी के नाम क्या बेटा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आते हैं पांचवा टर्म, आखिरी टर्म। अब देखो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। किनके बीच में? काई और म्यू आर के बीच में, क्योंकि दोनों टर्म कैसे हैं? कांस्टेंट। याद है? भूल गए? काईएम भी क्या, म्यू भी क्या था आपका? कांस्टेंट था। और काई भी क्या निकला है? दो क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये भी क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट है। ये भी क्या है बेटा? आपका कांस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, और ये रिलेशन बहुत ही जरूरी है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, होपफुली डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, रिलेशन बिटवीन, क्या लिखा है बेटा? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की कौन सी बात करेंगे यहाँ पे? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव
परमिबिलिटी एंड क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो देखो, जब इसको पूरा डेरिवेशन वगैरह किया तो इनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन निकल के आया, और रिलेशन क्या है, म्यू आर इक्वल टू 1/1 प्लस में काई एम। काई एम का मतलब होता है मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस में काई एम, ये याद रख लो, या फिर काई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, अगर निकालना चाहो तो म्यू आर -1। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, रिपीटेड मोड पे आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है, याद रखना क्या होता है, म्यू आर इक्वल टू, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, 1 प्लस में काई एम। क्या होना चाहिए, 1 प्लस में काई एम, या फिर आप काई एम को याद रख लो, काई एम क्या हो जाएगा 1 माइनस में, या फिर म्यू आर माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू आर माइनस में 1। अगली क्लास में इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात हमें क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं, अगली क्लास कहाँ अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल करते हैं स्टार्ट। कितने तरीके के मटेरियल होते हैं, 3। कौन कौन से, जिसको नफरत है, डायमैग्नेटिक। पहला कौन है, डायमैग्नेटिक। दूसरा है, तीसरा है, कहानी समझो। डायमैग्नेटिक मतलब मान लो आप प्यार करना चाह रहे हो, वो कर नहीं रही है, नहीं आया समझ में? अरे इनको मैग्नेटिक फील्ड से नफरत है भाई। आप मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, वो हो ही नहीं चाह रही, होना ही नहीं चाह रही है, तो आपसे दूर भागेगी। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या है, आप थोड़ा प्यार कर रहे हो, वो भी थोड़ा सा प्यार कर रही है, तो कौन सा मटेरियल हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक। अब फेरो क्या हो गया, आपने थोड़ा सा प्यार किया, उसने आपसे 1000 गुना प्यार कर लिया, तो ये क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक। तो समझ रहे हो इंटेंसिटी ऑफ लव, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लव। यहाँ पे नफरत, यहाँ थोड़ा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए ये हद से ज़्यादा जो है ना, इनका यूज़ किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए। किसका यूज़ किया जाता है, मैग्नेट बनाने के लिए। फेकोनी, FeCONI, सुना है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, यही तो होते हैं वो, इनका ही तो यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, थोड़ा सा भी लोहा आ गया ना पास में, वो एकदम चिपका लेगा एकदम, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो अगली क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक बार पढ़ लो, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो।